जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए हरे चारे का अच्छा विकल्प है अजोला। हल्दी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। आज भी अपने प्रदेश में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। लगभग सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत बनी रहती है। किसान अपने पशुओं को सुबह शाम धान का पुआल या अन्य फसलों का सूखा चारा ही दे पाते हैं और फिर चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करेंगे तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए अजोला उत्पादन की विधि और पशुओं के आहार में उपयोगिता के बारे में जानते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल शिंदे से। आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ अजोला। अजोला क्या है? किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे पास हरा चारे की कमी हमेशा गर्मियों में रहती है। हमारे पास पानी पशुओं को पिलाने के लिए नहीं रहता है, तो बहुत बार किसानों की समस्या होती है कि हमारे पास पानी नहीं है तो हम कैसे पशुओं को हरा चारा दें। तो मैं किसान भाइयों में आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम पशुओं को हरा चारा गर्मियों में भी दे सकते हैं, वो है अजोला बनाकर। अजोला एक हरी वनस्पति है जो कि पानी पर तैरती, एक काई वर्गीय वनस्पति है जो कि हम पशु को खिलाते हैं। अब ये पशु को खिलाने के क्या फ़ायदे हैं? अजोला हम पशुओं को इसलिए खिलाते हैं कि उसमें जो प्रोटीन है 22 से 24% प्रोटीन रहता है, जो कि सस्ते में अच्छा प्रोटीन हम पशु को खिला सकते हैं। माना जाता है कि अजोला में न केवल पौष्टिक तत्व होते हैं बल्कि अन्य अवयव जैसे कि कैरोटीन, जैव पॉलीमरस एवं प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, जो कि इस अप्रत्याशित वृद्धि दर को अंजाम देते हैं। अजोला को भेड़ों, बकरियों, सूकरों एवं खरगोश के आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में विकसित किया जा सकता है। पशुओं के साथ साथ मुर्गियों का भी उत्तम आहार है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पशु के शारीरिक विकास के लिए भी अजोला का उपयोग पशु आहार के रूप में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। अब हम अजोला बनाने की विधि कैसी है, ये इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शुरुआत में अगर अजोला बना रहे हो तो आप सस्ते में अच्छा कोई पन्नी पर भी बना सकते हो। इसके लिए हमको 10 बाई 4 का एक गड्ढा बनाना पड़ेगा और 1 फीट गहरा गड्ढा बनाना पड़ेगा और उसमें आप कोई भी पॉलिथीन बिछा सकते हैं। एक छायादार जगह में 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। सीमेंट की टंकी में भी इसे उगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टिक शीट बिछाना आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणों रोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट सिलपोलिन एवं पॉलीथीन तारपोलिन है, जो कि एक प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। उसके बाद लगभग 10 से 12 किलोग्राम मिट्टी गड्ढे में फैलाना है। 2 किलोग्राम गोबर और 30 ग्राम सुपरफास्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डालना है। का स्तर 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक अजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देना है। और ये जो अजोला है, ये आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में ये पूरा की पूरा जो 10 बाई 4 का टाका है, ये पूरी तरह से भर जाएगा और फिर इसको आप पशुओं को खिला सकते हैं। अब बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अजोला शुरुआत के समय में पशु कम खाते हैं। क्या रहता है, इसमें हम गोबर मिलाते हैं तो इसमें गोबर की बदबू रहती है। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए
ट्रे में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पेरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। या साथ ही साथ में आप इसको कुछ भूसे के साथ में या कुछ सानी के साथ में मिलाकर भी दे सकते हैं, जिसमें पशु एक बार खाना अगर चालू करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप पशु को कंटिन्यू रूप से खिला सकते हैं। अब ये जो अजोला है ये हम मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, बकरियों को खिला सकते हैं और गाय भैंस को भी खिला सकते हैं। अब गाय भैंस को हम ये 1 से 1.5 किलो तक खिला सकते हैं। जो अपनी भेड़ बकरियां है इनको अपन 300 से 500 ग्राम तक खिला सकते हैं, और जो मुर्गियां हैं इसको हम 30 से 50 ग्राम तक या 50 से 60 ग्राम तक भी हम इसको अजोला इनको खिला सकते हैं। 2 से 3 माह के अंतराल से उसका पानी खराब हो जाता है, तो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहूँगा कि 2 से 3 माह के अंतराल से जब उसका पानी खराब हो जाए तो आप उसको पानी बदलते रहिएगा और पुनः नया टाका उसको बनाए। और 15 दिन के अंतराल से जबकि पूरा अजोला उसमें निकल जाएगा या फिर 15 दिन के अंतराल से उसमें गोबर भी मिलाते रहिएगा ताकि उसमें जो भी पोषक तत्व है उसमें बने रहेंगे। प्रत्येक 5 दिन में एक बार 20 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 1 किलोग्राम गोबर गड्ढे में डालने से एजोला तेजी से विकसित होता है। किसान भाइयों, यह एक वैज्ञानिक जो संशोधन हुआ है इसमें देखा गया है कि अजोला खिलाने से जो पशुओं का उत्पादन है, चाहे गाय भैंस हो, मुर्गी हो, बकरी हो, इनका 10 से 15% उत्पादन है वो अधिक पाया गया है, क्योंकि ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, सस्ते में अच्छा स्रोत है। तो निश्चित ही रूप से हम इसका आहार में शामिल कर सकते हैं। और जो हमारा आहार का खर्चा है, जो अभी अपन देखते हैं कि आहार का खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आता है, 60 से 70% जो पशुओं का खर्चा है आहार व्यवस्था पे आता है, हम इसको आहार खर्चे को कम कर सकते हैं। और किसान भाइयों, निश्चित ही ये आप अजोला पशुओं को खिलाओगे तो उसमें पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, संगठन और सह संगठन मंत्री भी रहे मौजूद। 2024 समेत तमाम चुनावों पर तैयारियों पर चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर आरोपी ने दी धमकी। कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर से मिली सुप्रिया सुले। मणिपुर हिंसा मामले में एक्शन में सीबीआई, एसआईटी का गठन, दर्ज किए 6 एफआईआर। लखनऊ शूटआउट मामले में सामने आए गैंगवॉर कनेक्शन, सूत्रों के मुताबिक गैंगवॉर की वजह से हुई जीवा की हत्या, गैंगस्टर सुनील लाठी से चल रही थी दुश्मनी। मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी ने हत्या से किया इनकार, महिला की सुसाइड की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हल्दी की खेती हमारे राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान इस समय हल्दी की बुआई करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो हल्दी की उन्नत किस्मों का चयन करें, साथ ही बुआई करते समय वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाएं, तभी इस फसल से आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो चलिए हल्दी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज आपको हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हल्दी की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। आमतौर पर हल्दी की खेती छायेदार जगह पे की जाती है, बागान के अंदर में, चाहे किसी भी फल का बागान आपके यहाँ हो,
पेड़ का छाया होता हो, दूसरे फसल आप नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे आप हल्दी की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। हम ये भी बताते चले, ये मसाले की सब्जी है, मसाले की खेती है, लेकिन हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, एक औषधीय गुण से परिपूर्ण बेहतरीन औषधीय पौधा भी है। ये अलग बात है कि हमारे भारतीय जो खान पान में ये डेली के मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। जब प्रभेद की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख प्रभेद जो राजेंद्र सोनिया नाम से है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप यहाँ इसकी खेती कर सकते हैं। के अलावे सुवर्णा, सुगुना, सुदर्शना, IISR प्रभा है, IISR प्रतिभा है, रोमा है, सुरोमा है। इन प्रभेदों में से किसी एक का भी चयन करके सफलतापूर्वक इसकी खेती आप कर सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि, प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छाये में ही हल्दी की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास बागान नहीं है, फिर भी आप के पास ऐसे खेत, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है जहाँ पे आप उसकी खेती करना चाहते हैं, जल जमाव उस मिट्टी में नहीं होता होगा, खरपतवार का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और आप उसकी खेती करना चाहते हैं, उपयुक्त भूमि है उपलब्ध, तो आप खुले में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई का बहुत बढ़िया उपयुक्त समय है प्री मानसून सावर जो आता है जून के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक, उस समय आप इसकी बुआई कर दें। हालांकि अगर आप लेट बुआई करना चाहते हैं तो आप जुलाई के पहले हफ्ते तक भी इसको ले जा सकते हैं, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय है। इसकी खेती के लिए अच्छी तरीके से ज़मीन की आप जुताई कर लें। कंकड़ पत्थर है तो उसे भी थोड़ा आप चुनवा लें और अच्छी तरीके से गहरी 2-3 जुताई कर दें। पहले कल्टीवेटर से करें, फिर सॉइल टर्निंग प्लाऊ से करें और जो भी खरपतवार, कंकड़ या उस तरह की चीज़ें हैं उसे चुन लें और फिर जब खेतों की समतलीकरण कर लें तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से FOIM या कंपोस्ट को अच्छी तरीके से मिला दें। साथ ही साथ जिसमें आपको खाद की ज़रूरत होगी उसका आपको पहले इंतज़ाम करना होगा। जैसे 20 से 25 टन कंपोस्ट की आवश्यकता होती है जो आखिरी तैयारी के समय आपको समतलीकरण के बाद आपको मिला देना है मिट्टी में। उसके बाद आपको 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 80 से 100 kg पोटास की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले आपको खेतों में मिला देना है और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है यूरिया के रूप में, टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको 2 खुराकों में देना है। एक बार पहली कोड़ाई के बाद, दूसरी बार दूसरी कोड़ाई के बाद। जब अर्थिंग अप अगर आप करना चाहते हैं तो उस समय दें, अगर नहीं भी करते हैं तो दूसरी जब खरपतवार के लिए जब आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे उस समय आपको देना है। फिर इसको अगर पानी लगने की समस्या आपके बागान में, खेतों में है तो रीज फरो मेथड से बनाएं। रीज फरो मेथड बनाएंगे तो 2 रीज के बीच की जो दूरी होगी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विदिन द कतार जो लाइन के बीच में पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। अगर आप समतल में लगाते हैं, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है, पानी लगने की समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो थोड़ा घना प्लांटिंग कर सकते हैं। कतार से कतार आप 45 सेंटीमीटर दूरी रखें और पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। एक चीज़ ध्यान देंगे किसान भाइयों, सर सफाई पे खरपतवार का नियंत्रण आप रखेंगे। पेड़ बगीचा में है तो सूखे पत्ती, डालियाँ, टहनियाँ गिर रही है पेड़ के, उसको भी आपको हटाते रहना होगा। अगर थोड़ी सी, चूँकि उसमें कीड़े और बीमारी के लिए वो कभी कभी वो उसका एक होस्ट का काम करते हैं, कीड़े बीमारी उससे पनपते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं।
जो सड़ने जैसे टहनियाँ नहीं है या पत्ते नहीं है तो उनको आपको हटाना होगा। और जो मल्च के रूप में है जो सड़ जाएंगे और पौधे को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ढंग से उसके जड़ के पास आप पत्ते को रहने दे सकते हैं, इससे इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, संगठन और सह संगठन मंत्री भी रहे मौजूद। 2024 समेत तमाम चुनावों पर तैयारियों पर चर्चा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर आरोपी ने दी धमकी। कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर से मिली सुप्रिया सुले। मणिपुर हिंसा मामले में एक्शन में सीबीआई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नर्मदापुरम और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली, तेज हवा चलने और वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 13 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पश्चिम की ओर से बहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज रोशनी से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसान भाई अरहर की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। भिंडी की फसल में यदि पत्तियों की सिराओं का रंग पीला पड़ रहा है तो पित्त सिरा मोज़ेक रोग के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें और किसी कीटनाशक का छिड़काव करें जिससे यह रोग आगे फैले नहीं। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गन्ना की फसल में निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। गन्ने में अर्ली शूट बोरर की निगरानी करें। गन्ने में दीमक का प्रकोप पाए जाने पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपेरिफास 20 EC की 1000 मिलीलीटर मात्रा 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। अमरूद के फलों की सफाई करें, सिंचाई करें व उम्र के हिसाब से नाइट्रोजन का प्रयोग करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं
सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम खनपुरा जिला दुर्ग के किसान पंपू यादव ने। आप गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और उनके प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं तो पंपू यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गर्मी के प्रारंभ होने के समय आप अपने जो मुर्गियों का बाड़ा है उसकी छत पर जो वाइट वॉश है, चूने की सफ़ेदी कर दें। उसके बाद में उस पर जो धान का पुआल है या जो पैरा है उसको आप डाल दें ताकि ऊपर से जो तेज़ धूप जो आती है उससे बचाव हो सके और सूर्य की किरणें सफ़ेद पेंट करने से सफ़ेद चूना करने से वो परिवर्तित हो जाती हैं और आपके जो शेड का तापमान है वो नियंत्रित रहे। दूसरा उपाय करना पड़ेगा आपको, जो साइड की जो खिड़कियां हैं, जो जालीनुमा दीवारें हैं, उन पर आप जूट के पर्दे लटका दें और ऐसी व्यवस्था रखें कि उसमें ऊपर छत पर स्प्रिंकलर लगे रहें और उनको आप अंतराल पर या लगातार विशेष रूप से दोपहर के समय आप उनको संचालित करें और जो पर्दे हैं उन पर जो पानी गिरेगा तो जो बाहर से आने वाली गर्म हवा है वो ठंडी होकर अंदर जाएगी और मुर्गियों को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक नहीं होगा और शेड का तापमान नियंत्रित बना रहेगा बाहर के तापमान के मुकाबले। इसके बाद आपको गर्मियों के समय अगर ज़रूरत पड़े तो मुर्गियों के शेड में पंखों की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि दोपहर के समय जब तापमान ज़्यादा होता है तो पंखा चलाने से उनको काफ़ी राहत प्राप्त होती है। दूसरा आपको जो परिवर्तन करना है, जो मुर्गियों के जो बुरादा है बाड़े में उसकी जो ऊंचाई है उसको भी कम कर देना है क्योंकि सर्दियों के समय इसकी ऊंचाई ज़्यादा रहती है और गर्मियों के समय घटा के उसको आधा से 1 इंच या 1 से 2 सेंटीमीटर पर ले आते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है और ये गर्मी को संरक्षित करता है। गर्मियों के समय हमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बुरादे की ऊंचाई को कम कर देना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मियों के समय रात में विशेष रूप से शेड में मच्छर भी बहुत रहते हैं जो कि मुर्गियों को बहुत परेशान करते हैं और कई बीमारियों के वाहक भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि अपने शेड के आसपास सफाई करें। इनके खान पान के जो समय है उसमें भी हमको परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि दोपहर के समय तापमान ज़्यादा होने से मुर्गियाँ खाने पीने में थोड़ी असहज होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रातः काल का समय है, सुबह 5-6 बजे आपको इनको दाना दे देना चाहिए और उसी समय इनको पानी भी दे देना चाहिए। शाम के समय फिर दोबारा जब तापमान कम हो जाता है तो फिर से इनको दाने की कुछ मात्रा देनी चाहिए जिससे कि मुर्गियां दाना खाने के बाद कुछ पानी पी लें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। इनके दाने की जो गुणवत्ता है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि गर्मियों के समय इनके दाने में ऊर्जा की मात्रा को थोड़ा कम किया जाता है। उनमें जो मक्का या जो हम अन्य ऊर्जा स्रोत डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम करके उसमें जो प्रोटीन स्रोत हैं जैसे कि खली या कोई दालों का जो चूरा है उसको आप बढ़ा दें क्योंकि गर्मियों के समय अगर हम ज़्यादा ऊर्जा का दाना देंगे तो उनके शरीर में ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी और उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी। किसान भाइयों, और आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे फार्म में जो ओवरहेड टैंक रहते हैं, जो पानी की टंकियाँ रहती हैं, उनमें दिन के समय तीव्र गर्मी में उनका पानी गर्म हो जाता है और वो गर्म पानी मुर्गियों के जो वाटरिंग सिस्टम है उससे उनमें पहुंचता है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसका थोड़ा तापमान कम हो जाए और फिर मुर्गियों को आप वो पानी उपलब्ध कराएं जिससे कि वो आसानी से उस पानी को पी सकें।
करीब 100 ग्राम दाना खाने के बाद 200 ml पानी पीती हैं, लेकिन गर्मियों के समय इसकी मात्रा 300 ml तक कर देनी चाहिए, ताकि उनके शरीर से जो वाष्पन हो रहा है, जो पानी उड़ रहा है, वो भी वापस रिस्टोर हो और उनके शरीर में पानी की भरपूर मात्रा बनी रहे। किसान भाइयों, गर्मियों के समय अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप गर्मियों में होने वाली जो समस्याएं हैं, गर्मियों में जो मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है और भी समस्याएं रहती हैं, उन सब से आप निश्चित रूप से बच सकते हैं और अपने लाभ को उच्चतम स्तर तक बनाए रख सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।